नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स, यानी हिंदी में अम्ल, क्षार और लवण। तो ये केमिस्ट्री का नॉर्मली आपको पता होगा कि सारे टॉपिक केमिस्ट्री में आते हैं और हम देखेंगे कि केमिस्ट्री को अक्सर पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका कुछ दैनिक जीवन में उपयोग नहीं है। लेकिन इस चैप्टर से हम देखेंगे कि इस केमिस्ट्री का या रसायन शास्त्र का मनुष्य के जीवन में किस प्रकार उपयोग होता है। वो उपयोग हम समझ नहीं पाते, वो दूसरी बात है। तो खैर बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो आपको बता चुका हूँ कि चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है अम्ल, क्षार और लवण, यानी एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। तो आज हम समझेंगे सब होता क्या है। तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे एसिड्स एंड बेसेस क्या होते हैं, यानी अम्ल और क्षार क्या होते हैं। तो अम्ल और क्षार सबसे पहले हमें समझना है कि आखिर ये होते क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। कह रहा है कि दही आप खाएंगे आपको खट्टा लगेगा। आप नींबू का रस अगर देखेंगे, नींबू को काट कर नींबू का रस कभी चाट कर देखिए, आपको खट्टा लगेगा। इसी तरह संतरे का रस भी खट्टा होता है। और सिरका जिससे अचार बनाया जाता है वो भी आप देखोगे तो खट्टा लगेगा। पहला पॉइंट ये कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि, अब ये जो पदार्थ खट्टे होते हैं इनके खट्टे होने का कारण बताया गया है और कहा गया है क्योंकि इनमें अम्ल उपस्थित होते हैं। किसमें? ये जो भी खट्टे पदार्थ हैं, चाहे वो दही हो, नींबू हो, संतरा हो, सिरका हो, इन सभी में अम्ल उपस्थित होते हैं। और ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। यानी जो पदार्थ हमें खाने पर खट्टे लगें तो वो कैसे होंगे? अम्ल होंगे, अम्लीय उनकी प्रकृति होगी और उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे अम्ल या एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, एसिड शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द एसियर से हुई है। यानी क्या कह रहा है ये पॉइंट कि ये जो एसिड वर्ड है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसकी उत्पत्ति एक लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी इस एसिड शब्द का मतलब ही क्या होता है? खट्टा होता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड एसियर से हुई है और एसियर का मतलब होता है खट्टा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एसिड शब्द का मतलब ही खट्टा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया एसिड क्या होते हैं, या हम कहें कि अम्ल क्या होते हैं। तो हम क्या समझे? ऐसे पदार्थ जो खाने में हमें खट्टे लगे और तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं? हम उन्हें अम्ल कह सकते हैं। और उनकी प्रकृति कैसी होती है? उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। अब हम देखेंगे कि क्षारक क्या होते हैं, यानी बेस क्या होते हैं। तो अब हमें क्षारक पढ़ने हैं। तो अगर हम क्षारक की बात करें तो कह रहा है कि सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। कह रहा ऐसे पदार्थ अगर जिनको आप खा कर देखोगे तो आपको कड़वे लगेंगे, साथ ही साथ अगर आप उनको स्पर्श करोगे तो साबुन जैसी आपको फीलिंग आएगी, झाग जैसी फीलिंग आपको आएगी। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ क्षारक या बेस कहलाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है, जैसे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा अगर आप कभी खा कर देखोगे तो आप देखोगे क्या कि उसको आप खाओगे तो आपको तीखा लगेगा, साथ ही साथ उसमें साबुन की प्रकृति भी होती है अगर आप उसको छू कर देखोगे। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी तक हमने जिन पदार्थों को देखा, चाहे वो हमने खाने का सोडा या बेकिंग सोडा देखा हो, या हमने एसिड या अम्ल में हमने सिरके का रस देखा हो, या नींबू का रस देखा हो, या संतरे का रस देखा हो, हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि हम उन्हें खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पदार्थ आपको दिया जाए और कहा जाए कि इसका नेचर बताइए, इसकी प्रकृति बताइए, और आपको पता भी नहीं कि वो पदार्थ जहर तो नहीं है, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि वो पदार्थ है क्या, तो आप उसको खाने में संकोच करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसमें क्या है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन उठ रहा है। चलिए, खाकर तो हमने बता दिया कि एक परीक्षण तो खाने के आधार पर हो गया कि जो आपको क्या लगे, खट्टा लगे, वो अम्ल होगा, और जो कैसा लगे, कड़वा लगे और साबुन जैसे उसमें झाग आए, वो क्या हो जाएगा? वो बेसिक हो जाएगा, क्षारक।
तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है यदि हम किसी पदार्थ को खा ही ना सकें या खा ही ना सकते हों तो हम उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसका आंसर सुनिए। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें हम चख कर उनकी प्रकृति का निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि वे अम्लीय हैं या क्षारीय हैं, तो उनकी प्रकृति का निर्धारण करने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, और जिन पदार्थों का प्रयोग करके हम अन्य पदार्थों की प्रकृति ज्ञात करते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, सूचक या इंडिकेटर कहलाते हैं। अभी हम इन सूचकों के बारे में विशेष तौर पर विस्तार से पढ़ेंगे। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थयुक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। ये जो सूचक या इंडिकेटर हैं, इनको जब आप किसी पदार्थ में मिलाते हो जिसे आप नहीं जानते हो कि वो अम्लीय है या क्षारकीय है, तो उसका रंग बदल जाता है और हम इस आधार पर बता सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारकीय है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, कि ये एग्जाम्पल दिए गए थे, हल्दी यानी टर्मरिक, लिटमस और गुड़हल यानी चाइना रोज की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। यानी ये तीन याद रखिएगा, कौन कौन से, पहला हल्दी, दूसरा लिटमस, तीसरा गुड़हल के फूल की पंखुड़ियाँ जो होती हैं ये नेचुरल इंडिकेटर का काम करती हैं, प्राकृतिक सूचक का काम करती हैं। अभी कैसे करती हैं हम आगे देखेंगे। अब हमें एक चीज़ और गौर करना है कि हमने जिन एसिड और बेस की बात की, अम्ल और क्षार की बात की है, तो उनके बारे में हम देखेंगे कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये सारे पीसीएस एग्जाम में, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ये पूछा जा चुका है, यानी आईएएस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है इन एसिड और बेस के बारे में। तो इधर आपको अम्ल का नाम दिखेगा और इधर दिखेगा किसमें पाया जाता है। तो सबसे पहला अगर हम देखें कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। दूसरा, अगर कभी आपको चींटी काटती है तो आपको मतलब क्या होता है, खुजली होती है, जलन होती है, तो चींटी क्या करती है, चींटी आपके अंदर फॉर्मिक एसिड डाल देती है। इसी तरह नींबू कुल के जितने फल होते हैं जैसे संतरा या नींबू, इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें साइट्रिक एसिड होता है। इसी तरह दही में कौन सा एसिड होता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। तो ये याद रखिएगा। और सबसे अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट है तो ये चींटी का डंक वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी हैं, ये भी पूछा जा चुका है। सिरके में क्या होता है, नींबू वगैरह भी पूछा जा चुका है, और दही का भी बहुत बार पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिविल सर्विसेज में जहाँ से भी ये एसिड वाले क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से ही उठाए जाते हैं, और एनसीईआरटी में ये चार्ट बना हुआ है, तो ये गौर करिएगा थोड़ा। अब अगर हम आगे देखें और थोड़ा सा एसिड के एग्जाम्पल, तो चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें पहला जो आ रहा है ये पालक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पालक में कौन सा एसिड होता है, तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा, आंवला, सिट्रस फल जो भी होते हैं खट्टे फल, इसमें क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। दरअसल ये विटामिन सी ही होता है, विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, लेकिन इस विटामिन की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, और इसके एग्जाम्पल आंवला हो गया। इसी तरह अगर आप देखो कि इमली, अंगूर और कच्चा आम, इमली खट्टी होती है, अंगूर भी आपने खाया होगा, कच्चा आम भी खाया होगा, तो इन सब में क्या होता है, इन सब में टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो ये सारे जितने मैंने एसिड बताए हैं ये सब प्राकृतिक हैं, या ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। इसमें कोई भी ऐसा अम्ल नहीं है जो प्रकृति में ना पाया जाता हो। ये सारे अम्ल, चाहे वो ऑक्जेलिक हो या लैक्टिक हो, या उसके पहले हमने फॉर्मिक एसिड की बात की, ये सब प्रकृति में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मिक अम्ल, ये फॉर्मिक अम्ल आपने देखा जो चींटी के डंक में पाया जाता है। तो आपने लाल वाली चींटियाँ देखी होंगी जो बहुत बड़ी होती हैं, उसमें ये अम्ल जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और भारत में कई ऐसी जनजातियां हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इन चींटियों की चटनी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इन चींटियों को पकड़ कर खाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये खट्टी होती हैं, क्योंकि एसिड होता है तो चटनी का एक अलग सा स्वाद होता है। तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, चींटियों की चटनी बनाकर भोजन के साथ प्रयोग कर सकते हैं। खैर, अब अगर हम आगे बढ़ें,
हमने एसिड देख लिया, अब हम बेस देखेंगे, क्षारक देखेंगे और किसमें क्या पाया जाता है ये समझेंगे। तो अगर हम पहला क्षारक देखें तो सबसे पहले हम अगर बात करें चूने के पानी की, तो चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। कौन सा क्षारक पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है। मैं बोल रहा हूँ चूहे का पानी, चूने का पानी। दूसरा अगर हम बात करें कि जो खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए लिक्विड प्रयोग होता है या मार्जक प्रयोग होता है, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षारक होता है या बेस होता है। इसी तरह अगर साबुन की बात करें तो साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट आप अगर देखो तो दूधिया मैग्नीशियम एक होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक होता है, और वो किस में पाया जाता है क्षारक? दूधिया मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम होता है उसमें एक मैग्नीशियम वाइट कलर का होता है, जिसे क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या दूधिया मैग्नीशियम बोलते हैं, और उस मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक बेस पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कई तरीके के होते हैं, उसमें एक मैग्नीशियम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसका रंग सफ़ेद होता है, और उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक बेस पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछते हैं। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में यूपी पीसीएस देख लीजिए, आप एमपी पीसीएस देख लीजिए, बिहार पीसीएस देख लीजिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी चार्ट से। एनसीईआरटी का अगर ये चार्ट आपने रट लिया तो वनडे से लेकर सिविल सर्विसेज तक के जितने एग्ज़ाम हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। अब अगर हम आगे आ जाएं, अब हम देखेंगे कि हमारे आसपास के जो प्राकृतिक सूचक या पाए जाते हैं या नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, देखेंगे हमारे आसपास कौन से प्राकृतिक सूचक पाए जाते हैं। और पहला क्या कह रहा है? लिटमस। अब लिटमस क्या होता है हम ये समझेंगे। लिखा है लिटमस एक प्राकृतिक रंजक, लिटमस अ नेचुरल डाई। अब ये लिटमस क्या होता है? जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये एक इंडिकेटर है या सूचक है। यहाँ इंडिकेटर या सूचक से मतलब है किसी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करना कि वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। तो ये हमें लिटमस से पता चलेगा। अब लिटमस क्या होता है अभी हम बात करेंगे। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। ये एक प्राकृतिक सूचक है, ऊपर भी लिखा है और पहला पॉइंट भी कह रहा है। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेन क्या होता है हम पीछे एनसीईआरटी में चर्चा कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूं कि आपने शैवाल यानी एल्गी और फंजाई का एक सहजीवी या सिम्बायोटिक रिलेशन देखा होगा, सहजीवी संबंध देखा होगा। इसमें होता क्या है कि आपने कभी देखा होगा पेड़ों पर हरी हरी एक संरचना निकलती है, काई जैसी संरचना निकलती है, और उसी में आप देखोगे कि उसी में फंजाई या कवक भी होते हैं। अब होता क्या है, इन दोनों का संबंध सहजीवी क्यों होता है या सिम्बायोसिस में क्यों रहते हैं ये समझिए। ये जो हरे कलर के, इसमें मैंने उल्टा बना दिया, इसमें हरा अगर, चलिए इसको हरा मान लीजिए और नीचे वाले को कवक मान लीजिए। हरे वाले को आपको मानना है एल्गी, क्योंकि एल्गी ग्रीन होती है, और फंजाई, एल्गी के और भी कई रंग होते हैं लेकिन इतना याद रखिए यहाँ पर जो हरा वाला एल्गी है और फंजाई ये आपको रेड वाला दिख रहा है। अब ये दोनों सहजीवी संबंध में रहते हैं। सहजीवी संबंध वो संबंध होता है जिसमें दो लोगों का ऐसा संबंध जिससे दोनों को फ़ायदा मिले। तो चलिए अभी हम बात कर ले इसकी। अब इसमें होता क्या है, जो ग्रीन कलर की एल्गी है ये फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाती है, ठीक है, और इस भोजन को ही ये जो फंजाई या कवक होते हैं वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो एल्गी से फंजाई को क्या मिला? भोजन मिला। लेकिन भोजन बनाने के प्रक्रिया में ये जो आपके फंजाई या कवक होते हैं, ये जो जल, खनिज लवण, मिनरल्स, ये सारे आपूर्ति करते हैं किसको? एल्गी को। तो एल्गी से इनको क्या मिल रहा है? इनको फूड मिल रहा है। और फंजाई से एल्गी को क्या मिल रहा है? वाटर मिलेगा। वाटर के बाद क्या मिलेगा? मिनरल्स मिलेंगे। तो इस प्रकार इन दोनों का संबंध होता है और इसी संबंध को बोला जाता है लाइकेन। अब लाइकेन से हम कैसे लिटमस बनाते हैं इसको समझिए। होता क्या है कि ये जहाँ पर ये सहजीवी संबंध होता है, अभी दिखाता हूँ एक डायग्राम आपको, ठीक है ना। ये देखिए एक लाइकेन है, ये सहजीवी संबंध है एल्गी का और फंजाई का, यानी शैवाल का और कवक का सहजीवी संबंध है। दरअसल होता क्या है कि ये जो लाइकेन है इसको निकालकर इसके पेड़ को सुखा लिया जाता है। सुखाने के पश्चात इसके पेड़ को या
पेड़ नहीं कहना उचित है, ये जो सवाल होता है इसको पीस लिया जाता है और इसको पीस कर क्या करते हैं कि एक पेपर पर इसका लेप कर दिया जाता है पीस कर। अब जब आप उसको पीस कर उसका लेप कर देते हो तो होता क्या है ये समझिए। मान लिया मैंने ये एक कोई पेपर था, इस पे आपने लाइकेन को प्राप्त किया, लाइकेन को उसके बाद सुखाने के लिए रखा, उसके पश्चात उसको क्या चूर्ण में परिवर्तित करके एक कागज के ऊपर लगा दिया, ठीक है ना। मान लिया लाइकेन को एक कागज के ऊपर लगा दिया, जो लाइकेन का नॉर्मल आपको यहाँ पर रल दिखेगा वो पर्पल कलर का दिखेगा, ठीक है। ऐसे आपने लगा दिया पूरे में लाइकेन। अब यही जो कागज होगा ये इंडिकेटर के रूप में काम करेगा। कैसे, इसको समझिए। जब इसी इंडिकेटर को या लिटमस पेपर को आप किसी एसिडिक मीडियम में डालोगे या अम्लीय विलयन में डालोगे तो ये लाल हो जाएगा। कैसे, अभी पीछे दिखाऊंगा। इसी तरह जब आप इस पर्पल लिटमस पेपर को किसी क्षारीय या बेसिक मीडियम में डालोगे या बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे, क्षारीय विलयन में मिलाओगे, और डालने का मतलब ऐसा नहीं है आप किसी भी लिक्विड की 4 बूंद लो और इसके ऊपर डाल दो, तो जहाँ पर आप उस लिक्विड की 4 बूंदें डालोगे अगर वो लिक्विड अम्लीय होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस लिटमस पेपर का कलर लाल हो जाएगा। और यदि वो लिक्विड की 4 बूंदें जो आप इसमें डाल रहे हो अगर वो क्षारीय होंगी तो इस लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। यही ये बात सामान्यतः या लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, यही बात इसमें बताई जा रही है। अब आगे देख लीजिए, तो यहाँ पर दिखा आपको लाल और नीला लिटमस पत्र आपको दिखाया गया है। तो इसमें क्या करते हैं, एल्गी को सुखाकर लाइकेन को सुखाकर उसको एक कागज के ऊपर क्या करते हैं, लगा देते हैं। उसके पश्चात जिस भी पदार्थ को ये जांचना है, जिस पदार्थ की ये जांच करनी है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है, उसकी 4 बूंदें लेंगे और इस लिटमस पेपर पर डालेंगे। अगर लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो हम कहेंगे अम्लीय है, और अगर लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो हम कहेंगे क्या, कि वो पदार्थ जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं वो क्षारीय है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा कि वो याद रखिएगा कि जो प्राकृतिक इंडिकेटर हैं, पीछे मैं बता भी चुका हूँ कि जितने भी प्राकृतिक इंडिकेटर हैं उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हल्दी, लिटमस और गुड़हल। तो लिटमस की हमने बात कर ली, ऐसे ही हल्दी और गुड़हल की बात होती है कि ये दोनों अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के जो भी पदार्थ हैं उसमें अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। तो ये पीसीएस में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन से प्राकृतिक सूचक हैं, और उसमें 3 एग्जाम्पल ये थे। लोगों ने समझा कि लिटमस तो है और हल्दी गुड़हल हो नहीं सकता है, तो लोगों ने उसको गलत कर दिया, लेकिन याद रखिएगा इन 3 को। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया है। अब हमें क्या देखना है, अब हमने देख लिया कि अम्ल और क्षार क्या होता है। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो देखना है कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं या उदासीन विलयन क्या होते हैं। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने क्या देखा कि अगर आप किसी पदार्थ को लिटमस पेपर पर डालोगे या तो वो अम्लीय होगा तो लाल रंग देगा, अगर वो क्षारीय होगा तो नीला रंग देगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। यानी ये पॉइंट कह रहा है कि ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं। अगर आप लिटमस पेपर पर कोई लिक्विड डालते हो, अगर लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो इसका मतलब वो क्षारीय पदार्थ है, अगर लिटमस पेपर लाल हो जाता है इसका मतलब वो अम्लीय पदार्थ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन ही ना हो, और अगर लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, उदासीन विलयन या न्यूट्रल सॉल्यूशन ये कहलाएगा। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। तो उदासीन क्या होगा, उदासीन विलयन जो ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। वो हम बनेगा कैसे अभी हम आगे बात करेंगे। तो याद रखिएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन से मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका नेचर ना तो एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। ये बात हो गई। अब हमें
इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है इसको चलिए समझते हैं। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है, यानी आपने किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन को मिला दिया, तो दोनों विलयन एक दूसरे को प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। यानी आप किसी एसिडिक विलयन में क्षारीय विलयन मिला दीजिए, बेसिक विलयन मिला दीजिए, तो क्या करेगा, जो अम्लीय विलयन होगा वो क्षार के प्रभाव को कम कर देगा और जो क्षारीय विलयन होगा वो अम्ल के प्रभाव को कम कर देगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ये न्यूट्रल कर देते हैं, ये इनको न्यूट्रल कर देगा, ये इनको न्यूट्रल कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय रहती है। अगर कभी आप किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को मिलाओगे तो अगर उचित मात्रा में मिलाया गया है, बराबर मात्रा में मिलाया गया है, तो जो नया प्राप्त विलयन होगा ना तो उसकी प्रकृति अम्लीय होगी और ना क्षारकीय होगी। नेक्स्ट पॉइंट, उदासीनी अभिक्रिया में, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है। यानी ये जो रिएक्शन हो रही अम्ल और क्षारीय विलयन को मिला रहे हैं, इसमें एक नया पदार्थ बनेगा और वो नया पदार्थ क्या कहेगा, वो नया पदार्थ साल्ट या लवण कहलाता है। अभी एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो याद रखिएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, उसमें एक नया पदार्थ मिलता है, उस नए पदार्थ को हम लवण या क्या कहेंगे, साल्ट कहते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर किसी लवण में यानी अम्ल और क्षार के मिश्रण में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी तो जो लवण होगा वो अम्लीय होगा। अगर किसी मिश्रण में क्या होगा, अगर किसी लवण में क्षार की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो साल्ट कैसा होगा, क्षारीय होगा। यदि लगभग दोनों एक दूसरे को संतुलित कर रहे होंगे, बराबर मात्रा होगी, तो वो कैसा होगा, वो उदासीन प्रकृति का होगा। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। हम पीछे देख भी चुके हैं। यानी उदासीनीकरण क्या होता है, जब किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो इस अभिक्रिया या रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इस प्रकृति में, इस प्रक्रम में उष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। जब भी आप कभी अम्ल की, एसिड की, क्षारक यानी बेस की रिएक्शन कराओगे तो साल्ट मिलेगा आपको और जल मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगा, उष्मा मिलेगी। अभी कैसे मिलेगी ये हम समझेंगे। और इसी ढंग से हम नमक की प्राप्ति भी करते हैं, साधारण नमक भी बनता है, अभी हम देखेंगे कैसे। तो याद रखिएगा, जब भी आप अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराओगे तो आपको एक लवण मिलेगा, प्लस जल मिलेगा, प्लस उष्मा भी उस रिएक्शन से निकलेगी। अब हम आगे आ जाएं अगर, तो ये देखिए रिएक्शन दिया गया है। अगर यहां पर कह रहा है कि अगर आप, एक मिनट, यहां पर कह रहा है कि अगर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की रिएक्शन, एक अम्ल की रिएक्शन और एक क्षारक यानी बेस से करा दीजिए, यानी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दीजिए HCl की रिएक्शन, तो यहां पर क्या होगा, NaCl यानी Na और Cl यानी सोडियम क्लोराइड NaCl प्राप्त होगा। और NaCl को हम क्या बोलते हैं, NaCl को ही हम साधारण नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं। प्लस इस रिएक्शन में हमने पीछे बात की कि जल निकलता है, जल बनेगा प्लस उष्मा निकलेगी। तो इस रिएक्शन में यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नामक एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक अगर क्षार से कराई जाए तो इस रिएक्शन में हमें साधारण नमक, जिसे हम NaCl के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, NaCl साधारण नमक होता है, वो प्राप्त होता है, प्लस जल प्राप्त होता है, प्लस जिस भी पात्र में आप ये रिएक्शन कराओगे, जिस भी बीकर में या बर्तन में रिएक्शन कराओगे, तो उसमें आप देखोगे कि उस बर्तन का ताप बढ़ गया। यानी जिस जैसे आपने किसी कांच के बीकर में कराया तो आप हाथ रख के देखोगे तो उस बीकर या परख नली में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि इस रिएक्शन से, अम्ल और क्षार की रिएक्शन से कोई एक लवण या साल्ट प्राप्त होता है, प्लस जल प्राप्त होता है, प्लस उष्मा निकलती है। तो उदासीनीकरण हम पढ़ क्यों रहे हैं,
साइंस पढ़ने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आखिर उसको पढ़ क्यों रहे हैं। अगर आप साइंस पढ़ते समय ये नहीं समझ पाएँ कि आप ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन नहीं समझ पाएँ दैनिक जीवन में, तो इसका मतलब हो गया कि आप साइंस रट रहे हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की सबसे खूबसूरती यही है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यही है कि यहाँ पर जो भी आपको साइंस मिलेगी उसका आपके दैनिक जीवन में उपयोग भी बताया जाएगा। तो ये देखिए आपको बताया गया है कि जो हमने उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है या उदाहरण है। तो हमें क्या देखना है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब हमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल देखना, उदासीनीकरण हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है। तो इसके लिए इंडाइजेशन की बात की गई है। तो सबसे पहले हम अगर देखें उदासीनीकरण का हमारे जीवन में उपयोग, तो आपको पता है कि हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, पाचन तंत्र पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने बताया था कि जब हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो मुख और मुख गुहिका यानी माउथ और बकल कैविटी से होते हुए, ओएसोफेगस से होते हुए यानी खाद्य नली से होते हुए कहाँ पर पहुँच जाता है, वो पहुँचता है स्टमक में। स्टमक यानी अमाशय में पहुँच जाता है। अब ये जब अमाशय में भोजन पहुँचता है तो अमाशय क्या रिलीज करता है, HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्यों रिलीज किया जाता है, यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता था। पता है ना आपको, जब मैंने पीछे पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्टमक में रिलीज होता है और ये क्या करता है, पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्लस भोजन के साथ साथ जो भी बैक्टीरिया या जीवाणु स्टमक में पहुंच जाते हैं उनका नाश करता है। लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से क्या हो जाता है, कभी कभी आपको ऐसा होगा कि अमाशय में स्टमक में अधिक मात्रा में एसिड रिलीज हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपको अपच जैसा फील होने लगेगा और आपको खट्टी डकारें आने शुरू हो जाएंगी। तो यही यहाँ पर अपच या अपाचन, इंडाइजेशन की बात की गई है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा प्रति अम्ल यानी अम्ल को जो काउंटर करे, अम्ल के प्रभाव को जो कम करे, उसे हम बोलते हैं प्रति अम्ल। तो जब भी आपको अपच होगी कि आपको क्या हो जाएगा, आपके जो स्टमक होगा वो आवश्यकता से अधिक मात्रा में HCl रिलीज कर देगा, तो आपको अपच हो जाएगी। पहली बात, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर समझ जाता है, आप बताते हो कि आपको खट्टी डकार आ रही है, डॉक्टर समझ जाता है कि इनको क्या हो गई, एसिडिटी की अधिक मात्रा हो गई या इनके शरीर में एसिड ज़्यादा हो गया है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस एसिड को काउंटर करने के लिए आपको ऐसी मेडिसिन देंगे जिसमें क्या हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो क्या कह रहा, अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डॉक्टर कोई ऐसा आपको ऐसी कोई मेडिसिन बताएंगे जिसमें क्या हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो। और ये चूंकि किस प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, और आपके शरीर में क्या हुआ है, आपके शरीर में अम्ल की अधिकता हो गई, इसलिए डॉक्टर ने आपको अम्ल को काउंटर करने के लिए क्षार भेजा है। और जब अम्ल और क्षार की रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की प्रोसेस होती है और यह प्रभाव कम हो जाता है और यह अम्ल, अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और आपको बढ़िया फील होने लगता है। आपको लगता है अरे अभी तो खट्टी डकार आ रही थी और बुरा लग रहा था, अजीब सा फील हो रहा था, सही हो गया। तो डॉक्टर कुछ नहीं करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं कि डॉक्टर उस अम्ल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए, काउंटर करने के लिए आपको क्षार देते हैं या बेसिक कोई मेडिसिन देते हैं, बेस मेडिसिन देते हैं। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हम देखें कि इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में, कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, पीछे हम बात कर चुके हैं। अगर आपको एंट बाइट लग जाती है, चींटी का डंक छोड़ देती है, चींटी काट लेती है, तो जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक एसिड। जब भी चींटी आपको काटेगी आपके शरीर में वो फॉर्मिक एसिड डाल देगी, जिसका प्रभाव क्या होगा, आपको खुजली होगी, अजीब सा फील होगा, ठीक है। अब वहाँ पर क्या करना होता है, डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा मिलाकर, या जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, हम उदासीन कर सकते हैं। क्यों मिलाते हैं, चींटी ने अम्ल डाला, हमने अगर खाने का सोडा मिला लिया, उस पर लगा लिया, तो क्या होगा, थोड़ी देर में वो
वो न्यूट्रल हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। और इस तरह हम देखते हैं चींटी के डंक की जो अम्लीय प्रभाव होता है, खुजली जैसा अजीब सा दर्द महसूस होता है, उसको भी सही हो जाता है। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन का एक दैनिक जीवन में उपयोग है। इसके बाद जो वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है मृदा प्रदूषण, तो उससे बचने के लिए भी एक व्यवस्था है इसी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। अभी वो समझते हैं कैसे। अगर इसके अंतर्गत हम देखें तो रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। आपको पता है कि जब भी उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का, खादों का प्रयोग किया जाता है, तो इससे होता क्या है कि जो मृदा होती है वो अम्लीय हो जाती है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारकीय हो तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, मृदा चाहे तो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो या बहुत ज़्यादा क्षारकीय हो, पौधों की वृद्धि के लिए दोनों नुकसानदेह हैं। इसलिए अब क्या होगा, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि जब मृदा अम्लीय हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, उर्वरकों का प्रयोग होता है, मृदा अम्लीय हो जाती है, तो वहाँ पर इसमें हम इसको संतुलित करने के लिए, इस अम्लीय प्रभाव को कम करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी जिसे हम जानते हैं बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना, मिलाते हैं मृदा में। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि मृदा अम्लीय है। जब हमने उसमें क्षारकों को मिलाया तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया हो गई, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, जिससे क्या होता है, ये अम्ल वाली समस्या समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि मृदा क्षारकीय हो, यदि मृदा कैसी हो, बेसिक प्रभाव हो, क्षारकीय हो, तो इसमें हम जैव पदार्थ मिलाते हैं। कह रहा है कि यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ क्या है, जैव पदार्थ जब आप मिलाते हो तो क्या होता है, कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं। यानी अगर आपकी मृदा जो है वो कैसी है, अगर आपकी मृदा बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, क्षारकीय हो जाए, यानी अम्लीय न रह जाए, तो भी नुकसान है। अगर एक साइड झुकाव हो रहा है, अब इसमें क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसमें आप जैव पदार्थ मिलाएंगे और कंपोस्ट खाद मिलाएंगे, और ये कंपोस्ट खाद क्या करेंगे कि मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन बना देते। तो याद रखिएगा, जब मृदा अम्लीय हो तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, और जब मृदा क्षारीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आगे आते हैं। अब हमें देखना है कारखानों का अपशिष्ट या फैक्ट्री वेस्ट। आपको पता है कि भारत में जो फैक्ट्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपना गंदा जल जो भी होता है उसे क्या करती हैं, उसे नदियों में छोड़ देती हैं। ठीक है ना। देख लेते हैं, अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब भी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनसे जो भी कचरा निकलता है उसमें क्या होता है, उसमें अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि ऐसे अम्लीय पदार्थ को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। सीधी सी बात है, गंगा नदी कानपुर में बहुत सारी फैक्ट्रियों का जल जाता था, दूषित जल जाता था, जिससे क्या हुआ कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगी। यानी ये जो अम्लीय जल कारखानों का, फैक्ट्रियों का जाता था वहाँ पर, उससे क्या हुआ, वहाँ का जो नेचुरल वहाँ का पर्यावरण था या बायोडाइवर्सिटी थी, वहाँ जो भी वहाँ के मतलब आप कह लो कि फाइटोप्लैंक्टन थे या सीवीड्स थी, जो भी थी, समुद्री घास थी, वो सब इससे प्रभावित होने लगे। तो एक जो समुद्री या हम कहें जलाशयी पारिस्थितिकी तंत्र था वो प्रभावित होने लगा। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो इसका उपाय क्या निकाला गया कि चूंकि फैक्ट्रियां जो हैं, कारखाने हैं, ये अपना अम्लीय जल नदियों में या जलाशयों में मिलाते थे, तो एक व्यवस्था बनाई गई। भारत सरकार इसको प्रमोट भी करती है और भारत सरकार कहती है कि आप कहीं पर जलाशय में मिलाने से पहले ये जो आप अम्लीय जल मिला रहे हो, ये जो है नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा, नदी की बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करेगा नकारात्मक रूप से। इसलिए आप उस अम्लीय पदार्थ को काउंटर करने के लिए क्या करो, उसमें क्षारकीय मिलाओ, जिससे न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो जाए, और जो आप पानी छोड़ रहे हो कैसा हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, और समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्र बोल रहा हूँ, नदी की पारिस्थितिकी तंत्र में कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये पूरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5,
एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स, यानी अम्ल, क्षार और लवण। देख लेता हूँ कुछ और तो नहीं बचा। नहीं, अब कुछ नहीं बचा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। तो ये हमने विस्तार से पढ़ा एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 7, अम्ल, क्षार और लवण। तो उम्मीद है आपको चैप्टर नंबर 5 समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।